हाय एवरीवन, आई एम ज्योति। हम फिर हाजिर हैं एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। इस कहानी का टाइटल है यिन यांग और इसे लिखा है शेखर ने। राजीव और केसर की अभी अभी सगाई हुई थी। दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों का जब रिश्ता शुरू हुआ तो दोनों ने आपसी सहमति से तय किया था कि दोनों एक दूसरे के अतीत में जो कुछ भी हुआ होगा उसे अतीत में ही रहने देंगे। न केसर ने कभी कुछ पूछा न राजीव ने। दोनों बेहद खुश थे। उनके एक दंपत्ति मित्र सेजल और नितिन ने उन्हें एक रोज सगाई की बधाई देने के लिए कॉल किया था और बातों ही बातों में शादी से पहले पिकनिक मनाने के लिए न्योता दिया था। सेजल और नितिन दोनों राजीव और केसर के लिए एक आदर्श दंपत्ति थे। उनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई एक बच्चा नहीं हुआ था। दोनों ही अपने करियर को लेकर इतना व्यस्त थे कि दोनों ने फैमिली प्लानिंग के लिए समय ही नहीं निकाला। लेकिन वो लोग बहुत खुश थे। राजीव बात बात पर उन दोनों की एक दूसरे के प्रति समझदारी को लेकर उदाहरण दिया करता था। यूं तो हर दंपत्ति में कुछ न कुछ खटास जरूर होती है, लेकिन सेजल और नितिन का कभी छोटा सा मतभेद भी हुआ हो ये किसी ने नहीं देखा था और न ही किसी ने कहीं से सुना था। ऐसा लगता था जैसे उनकी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाकर भेजी हो। खैर, चारों ने एक दिन निर्धारित किया और नितिन सेजल की गाड़ी में करीब 150 किलोमीटर दूर एक जंगल में पिकनिक जाने का निर्णय लिया। राजीव बहुत अच्छा खाना बनाता था और ये सबको मालूम था, तो तय हुआ कि उस रोज राजीव के हाथों का बना हुआ मटन खाया जाएगा। पहले तो सेजल और केसर दोनों ने उस जंगल में पिकनिक के प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि वो लोग किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां कोई अम्यूजमेंट पार्क हो। मगर नितिन ने सबको मना ही लिया। नितिन को एडवेंचर बहुत पसंद था, इसी वजह से वो कुछ नया और अनोखा करना चाहता था। दिन निर्धारण हो चुका था। मंगलवार को सुबह सुबह नितिन और सेजल गाड़ी लेकर पहुंच गए। राजीव ने पहले से ही खाने की सामग्री और खाना बनाने वाले बर्तनों का बंदोबस्त कर लिया था। करीब 8 बजे वो लोग काकोरी जंगल के लिए निकल गए। वहां 11 बजे तक पहुंचकर घने जंगल में एक जगह की तलाश करने लगे जहां वो अपना टेंट बांध सके। रास्ते भर नितिन, सेजल और राजीव जब आपस में बात करने में मग्न थे, तभी केसर कुछ खोई खोई सी थी। उसने राजीव के लिए हाँ तो कर दिया था, मगर अभी भी रास्ते भर वो गूगल में सर्च करते करते जा रही थी। उसे काकोरी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद किसी का एक ब्लॉग दिखा जो काकोरी के संबंध में था, मगर तभी वो लोग काकोरी पहुंच गए। केसर किसी को भी ये पता चलने नहीं देना चाहती थी कि वो काकोरी के बारे में सर्च कर रही है, तो उसने उस ब्लॉग पर क्लिक तो किया, मगर वो ब्लॉग खुलने से पहले उसने अपना फोन लॉक कर दिया। वहां जंगल में वो लोग टेंट लगाने लगे और सारे बंदोबस्त करने में एक दूसरे की मदद करने लगे। जब सारा इंतजाम हो गया तब किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। इस बात का जिक्र केसर ने किया, मगर बाकी लोगों ने इस बात को टाल दिया। नितिन का कहना था कि शाम होने से पहले वो लोग वहां से निकल जाएंगे और ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। राजीव ने केसर को भरोसा दिलाया, मगर अभी भी केसर के मन में एक डर पनप रहा था जिसको उसने अपने अंदर ही दबा दिया। कुछ देर तक तो सब ठीक था, मगर केसर दूसरों को बेपरवाह देखकर मन ही मन घुटने लगी। बातों का सिलसिला अब भी चल रहा था। हंसी मजाक हो रही थी। मटन बन चुका था। अभी बस वो लोग खाने ही वाले थे कि केसर ने जानबूझकर अपनी एंगेजमेंट रिंग कहीं गिरा दी और अचानक घबराने का नाटक करने लगी। देखते ही देखते माहौल बदल गया। राजीव को बहुत बुरा लगा। सारे लोग इस एंगेजमेंट रिंग को लेकर चिंतित हो गए, क्योंकि ये अपशगुन था। इसलिए किसी के बिना कुछ कहे बस ढूंढने लगे। मटन तैयार था और ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और रिंग अभी तक नहीं मिली। अब तो केसर को खुद भी नहीं पता था कि उसने रिंग कहाँ गिराया था। अंत में राजीव ने निर्णय लिया कि अब वो लोग रिंग की तलाश नहीं करेंगे और एक नई रिंग खरीद ली जाएगी बाद में। क्योंकि अंधेरा हो रहा था और जंगल घना था, तो वहां से उस वक्त निकल जाना ही बेहतर होगा। जहां गाड़ी पार्क की हुई थी सब उसी तरफ बढ़ने लगे। जब वहां पहुंचे तो देखा वहां गाड़ी थी ही नहीं। सबकी परेशानी अब और बढ़ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसी संकरी सी सड़क पर चलते चलते वो लोग मदद मांगने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूर दूर तक न कोई इंसान था ना ही जानवर। फोन में नेटवर्क भी नहीं था, तो परेशानी और भी बढ़ चुकी थी। नितिन ने आगे चलते रहने की सलाह दी तो सब आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक उम्मीद की एक किरण दिखी, एक छोटा सा घर। वो लोग तुरंत दौड़कर उस घर में पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे।
एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। सब ने अपनी परेशानी बताई और फिर उस आदमी ने उन सबको अपने घर के अंदर आने दिया। घर में उसकी पत्नी और दोनों बेटियां थीं। फिर भी उस आदमी ने इन लोगों पर भरोसा करके उन्हें अंदर आने दिया। आदमी, औरत और उनके बच्चे सब के सब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे ये चारों लोग उनके लिए अजनबी नहीं थे। वो दरअसल अजनबी नहीं, जैसे कोई सगे संबंधी हों। इतने आदर से वो लोग अतिथि का सत्कार कर रहे थे कि राजीव, सेजल, केसर और नितिन सब मन ही मन गिल्टी महसूस करने लगे। उन लोगों के मन में कोई छल या कपट नहीं था, मगर जब वो परिवार ने वहां इन लोगों को रात गुजारने की सलाह दी तब इन चारों के मन में संदेह हुआ। उन्हें लगा कि कहीं ये वही लोग तो नहीं जिन्होंने उनकी गाड़ी को चुराया हो। क्या पता अब अच्छा बनने के लिए नाटक कर रहे हों। जैसे ही मौका मिला चारों आपस में बात करने लगे और सबका यही मत था कि उन्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। मगर सामने मौजूद परिवार ने उन्हें जाने नहीं दिया। वो लोग बार बार इन लोगों को आने वाली मुसीबत को लेकर आगाह कर रहे थे, मगर वो जितनी ज्यादा कोशिश करते उन्हें उतना ही संदेह होता। अंत में चारों वहां से भाग निकले और फिर जंगल की ओर दौड़ने लगे। सेजल ने कहा, क्या पता हम गलत दिशा में आ गए हों, हमारी गाड़ी जंगल के उस पार भी तो हो सकती है। चारों को यह बात सही लगी। फिर चारों जंगल में दाखिल हुए और दूसरी छोर की ओर भागने लगे। अब रात हो चुकी थी, हर जगह अंधेरा था। जैसे तैसे करके वो लोग जंगल के दूसरी ओर मौजूद संकरी सड़क पर पहुंच गए, मगर वहां भी कोई गाड़ी नहीं थी, सुनसान था। अब तो उन्हें वापस उस परिवार के पास लौटकर जाने में भी शर्म आ रही थी। वो लोग आगे बढ़ते गए। दूर दराज एक रोशनी दिखी। हूबहू वैसा ही एक घर था जो घर उन्होंने जंगल के उस पार देखा था, मतलब जहां से वो लोग संदेह में भाग निकले थे। ये बात चारों ने गौर की, मगर मुसीबत में मदद मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो वो लोग उस घर के दरवाजे के सामने आ गए। फिर उस आदमी ने दरवाज़ा खोला। ये देखकर चारों दंग रह गए, मगर वो आदमी ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उन्हें पहली बार मिला हो। ये सब अंदर जाने से झिझक रहे थे। इतने में उस आदमी की पत्नी दिखी। वो अपने पति के ठीक पीछे खड़ी थी और अब वो पेट से थी। सब कुछ बहुत अजीब था। इतने कम वक्त के अंदर कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, और इन लोगों से पहले वो परिवार यहाँ कैसे आ गया। इन दोनों घरों के बीच एक ही फासला था और वो था ये जंगल। वो इतनी जल्दी कैसे तय कर सकते हैं, ये बात दोनों दंपत्तियों को समझ नहीं आ रही थी। वो लोग वहां से भी भाग गए। पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी और वो औरत जो पेट से थी दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। दूर से ये लोग ये सब देख रहे थे। इतने में उस आदमी ने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया और वो औरत वहीं गिर पड़ी। यहाँ चारों ये दृश्य देखकर स्तब्ध थे। सेजल को लगा कि उन लोगों को उस औरत की मदद करनी चाहिए, मगर नितिन ने कहा कि ये एक जाल है और उन सबको उसकी बात माननी चाहिए क्योंकि यहाँ आने का आइडिया भी उसी का था। सेजल भड़क उठी। उसने नितिन को काट कर कहा, जरूरी नहीं है कि तुम जो कहो हमेशा वही किया जाए। ये सुनकर नितिन भी भड़क उठा। दोनों में खूब बहस होने लगी। नितिन और सेजल, जो कि एक आदर्श दंपत्ति थे, उन्हें लड़ते हुए देखकर राजीव और केसर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उनकी बहस से पता चला कि ये लोग रोज एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, मगर दुनिया के सामने अच्छा बने रहने का नाटक भी करते हैं। इतने में उनको चुप कराने की कोशिश केसर करने लगी। वो जोर जोर से रोकर अपनी गलती स्वीकार करने लगी। उसने बताया कि वो रिंग उसने जानबूझकर गिरा दी थी ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दें। यह सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अटेंशन चाहिए था? वो एंगेजमेंट रिंग तुम्हारे लिए सिर्फ एक हथियार था। वो इतनी महंगी रिंग है, तुम्हें क्या अंदाजा है? ये सुनकर केसर स्तब्ध थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजीव के अंदर एक ऐसा इंसान छुपा होगा जो भावनाओं से ज्यादा पैसों की कदर करता हो। केसर ने रोना बंद किया और राजीव को कहने लगी, ऐसी और 1000 चीजें हैं मेरे बारे में जो आपको आज पता नहीं है, मगर आगे पता चलेंगी। जब मुझे कोई इग्नोर करते हैं तो मैं अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। राजीव कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर केसर को देखता रहा। नितिन और सेजल अब चुप थे। दोनों कुछ कहने की स्थिति में थे नहीं। वो बस एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में राजीव ने कहा, जब हम एक दूसरे को जान ही रहे हैं तब मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। तुमसे पहले मेरा रिश्ता एक और लड़की के साथ था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी,
मगर क्योंकि घर वाले राज़ी नहीं हुए तो हमने अबॉर्शन करवा लिया और अब उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, क्योंकि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता था। केसर ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें इंसानों से नहीं पैसों से प्यार है। घर वालों के खिलाफ जाकर तुम अपने पिताजी के जायदाद से बेदखल नहीं होना चाहते हो। तुम्हें कोई प्यार नहीं है उनसे। अगर होता तो मुझे आज एक एंगेजमेंट रिंग की कीमत नहीं समझा रहे होते, बल्कि उसकी अहमियत बता रहे होते। राजीव को गुस्सा आ रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। नितिन और सेजल ये देखकर यही महसूस कर रहे थे कि कम से कम वो लोग एक दूसरे से कुछ छुपाते तो नहीं हैं। तभी नितिन ने सलाह दिया कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन सारे समस्याओं का हल बाद में भी हो सकता है, मगर पहले उन्हें एकजुट होकर वहां से निकलना होगा। इतने में उन्होंने देखा कि पीछे से उस घर में मौजूद वो आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए इनकी तरफ दौड़ कर आ रहा है। चारों वहां से जान बचाकर भागने लगे, पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और भागते रहे। कुछ देर भागने के बाद जब वो लोग थक गए तभी उन्हें एक बड़ा सा लाइट हाउस दिखा। चारों उस तरफ भागने लगे। लाइट हाउस के ऊपर पहुंचकर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से में मौजूद कमरे में दाखिल होना पड़ा और दरवाजे को उन्होंने बंद कर लिया। वो लोग कहाँ फंसे हुए थे उन्हें कुछ पता नहीं था। इतनी ऊंचाई पे अचानक से नेटवर्क आ गया। केसर ने गाड़ी में आते वक्त जो ब्लॉग सर्च किया था अब वो खुल गया। उस ब्लॉग में काकोरी जंगल के बारे में लिखा था कि ये जगह एक रहस्यमयी जगह है। सरकार इस बात को कभी आगे नहीं आने देती, क्योंकि ऐसा करने से उस जंगल को काट दिया जाएगा और इससे सरकार को बहुत नुकसान होगा। नुकसान ऐसे होगा कि उस जंगल में मौजूद पत्तों से भारी मात्रा में गांजा और अफीम बनाई जाती है, और तो और चंदन की लकड़ी की भी तस्करी वहीं की जाती है, जिसका एक मोटा हिस्सा सरकार अपने पास रखती है। इसलिए इस बात को नेशनल न्यूज़ बनने से रोका गया है। और उस जंगल के बारे में एक और ख़ास बात थी कि ऊपर से अगर कोई उस जंगल को देखे तो यिन यांग सिंबल जैसा दिखता है। केसर ने ये बात सबको बताई तो चारों लाइट हाउस के ऊपर से नीचे मौजूद जंगल को देखने लगे। नीचे यिन यांग बना हुआ था और जंगल बिल्कुल बीच में था, मतलब अच्छाई के अंदर बुराई और बुराई के अंदर अच्छाई। अब उन्हें समझ आया कि जंगल की एक तरफ वो परिवार इतने अच्छे से सत्कार क्यों कर रहे थे और दूसरी तरफ वही परिवार एकदम जुदा बर्ताव क्यों कर रहे थे। नेटवर्क आते ही नितिन ने पुलिस को कॉल कर दिया था और वो सभी उन्हीं के इंतज़ार में थे। नितिन ने शायद ये ब्लॉग पढ़ा था और इसी बात की पुष्टि के लिए वो वहाँ पिकनिक के लिए प्लान बना रहा था। वो लोग रात भर वहीं लाइट हाउस में पुलिस का इंतज़ार करने लगे। सुबह तक पुलिस आई और चारों को सही सलामत नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उस हादसे के बाद वो चारों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।